Good evening, everybody. Bacha, is my screen visible? Screen is visible to everybody? All right. Okay, bacha. All right. Bacha, in the previous class, we had started up with periodic classification of elements. हमने periodic classification of elements start किया था chapter. Okay. So bacha, we had discussed Newland's law of octaves, Dobrynin's triads, and bacha, in brief, we discussed about Mendeleev's periodic table and Mendeleev's periodic law and how this table is arranged. Okay. हमने जो इसकी बेसिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है कि कैसे ये टेबल अरेंज्ड है, ये हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था. ओके, सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज बच्चे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप विद अचीवमेंट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ दिस टेबल. इस टेबल की अचीवमेंट्स क्या हैं और लिमिटेशंस क्या हैं. सो बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अचीवमेंट्स. अब बच्चे when you talk about Mendeleev's periodic table, the first thing we notice is कि Mendeleev has classified elements on the basis of similarity in properties. Properties के similarity के basis पे उन्होंने क्या किया, टेबल को arranged किया. And बच्चे what criteria did he use? He used atomic masses. Atomic mass को एक criteria बनाया and reaction of elements with oxygen and hydrogen. क्राइटेरिया क्या था? एटॉमिक मास एंड रिएक्शन ऑफ एलिमेंट विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही क्लासिफाइड हिज टेबल. सो बच्चे इन डूइंग सो उन्होंने बहुत सारी जो आप कह सकते हो करेक्शंस भी की हैं. देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच विल बी कंसीडर्ड एज अचीवमेंट्स इन दिस टेबल, सो विल बी डिस्कसिंग देम वन बाय वन. तो बच्चे जो सबसे पहली अचीवमेंट है, द फर्स्ट अचीवमेंट, he corrected doubtful atomic masses. सबसे पहले उन्होंने क्या किया? He corrected doubtful atomic masses. अब बच्चे when we say doubtful atomic masses को correct किया. All right, he corrected doubtful atomic masses. This simply means, इसका क्या मतलब है कि जो atomic mass wrong थे, which he realized during his classification, उनको उन्होंने करेक्ट किया है. तो बच्चे we will pick up a specific example जो आपको याद रखना है, that is beryllium. बच्चे if we look at Mendeleev's periodic table, here it is given a mass of 9.012 और ये आप सिंपली कह सकते हो बच्चे 9U. बच्चे this is the corrected mass. When Mendeleev was working on his classification system, बच्चे उस टाइम पे बेरिलियम का जो एटॉमिक मास था that was 13.5. बेरिलियम का जो एटॉमिक मास था बच्चे कितना था? 13.5. So बच्चे when Mendeleev started classifying, so what he noticed was, अगर आप ध्यान से टेबल में देखिए, कार्बन का बच्चे जो एटॉमिक मास है 12 है एंड नाइट्रोजन का 14 है. ऑल राइट. So, बच्चे if I look at the atomic mass of beryllium, which was calculated at the time of Mendeleev, तो बच्चे beryllium किधर आएगा? Beryllium will come in between carbon and nitrogen. Beryllium किसके बीच में आ जाएगा? कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में. पर बच्चे if I look carefully, carbon is a non-metal, nitrogen is a non-metal. Now what is problem? प्रॉब्लम इज दैट बेरिलियम इज अ मेटल, और बच्चे जो इसका ऑक्साइड या हाइड्राइड का फॉर्मूला है दैट कैन नॉट फॉल इन एनी ऑफ दीज कैटेगरीज. सो Mendeleev realized कि there is some mistake in the calculation of atomic mass. So बच्चे what he did, he recalculated it and found कि इसका जो correct mass है वो है 9U, and this was placed in group 2. अगर आप बच्चे बेरिलियम को देखो, बेरिलियम इज अ मेटल, इट हैज अ वैलेंसी ऑफ +2, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? BeO(BeH2). सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट मेंडल रियलाइज्ड, सॉरी नॉट मेंडल में, अगेन आई एम सेइंग Mendeleev रियलाइज्ड कि एटॉमिक मास में कुछ गड़बड़ है, कैलकुलेशन दोबारा की एंड ही कैलकुलेटेड इट टू
9u। इज दिस क्लियर? क्या ये अचीवमेंट सबको समझ आ गई? तो बच्चे ये तो एक स्पेसिफिक एग्जांपल है जो आप याद रखोगे। उन्होंने बहुत सारे हैवी मेटल्स हैं, जैसे गोल्ड है, प्लैटिनम है, सिल्वर है, उनकी उन्होंने एटॉमिक मासेस में थोड़ी बहुत करेक्शन की है, बट दिस इज अ मेजर करेक्शन। 13.5 से 9 पे लेके आए। और ऐसा उन्होंने रियलाइजेशन कैसे की कि जब वो ऑक्साइड और हाइड्राइड का फॉर्मूला देख रहे थे तो वो ग्रुप 4 या 5 के हिसाब से फॉल नहीं कर रहा था। एंड बेरिलियम इज अ मेटल, so it cannot come in between carbon and nitrogen, which are non-metals. So this is the reason he recalculated and found that the mass is 9u. क्या बच्चे ये अचीवमेंट क्लियर है सबको? इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? ये एक स्पेसिफिक एग्जांपल है जो बच्चे आप याद रखोगे। देयर वर मेनी अदर एलिमेंट्स जिनके उन्होंने मासेस करेक्ट किए थे, सो दिस इज कंसिडर्ड अ वेरी गुड अचीवमेंट। ऑलराइट, अब बच्चे बात करते हैं सेकंड अचीवमेंट की। लेट्स टॉक अबाउट दी सेकंड अचीवमेंट। बच्चे सेकंड अचीवमेंट उनकी क्या थी? ही लेफ्ट गैप्स फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। अब बच्चे ये अचीवमेंट कैसे है? उन्होंने गैप्स छोड़े, क्योंकि बच्चे व्हेन मेंडलीफ वाज वर्किंग देयर वाज 63 एलिमेंट्स व्हिच वर नोन। कितने एलिमेंट्स नोन थे? 63 एलिमेंट्स। एंड ग्रेजुअली एलिमेंट्स वर बीइंग डिस्कवर्ड। ओके, ग्रेजुअली क्या हो रहा था? एलिमेंट्स वर बीइंग डिस्कवर्ड। सो बच्चे व्हाट डू वी सी? मेंडलीफ रियलाइज्ड कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज उसके टेबल के स्लॉट्स में फिट नहीं होती। तो बच्चे इंस्टेड ऑफ जस्ट फिटिंग द एलिमेंट्स टू फिल हिज टेबल, व्हाट ही डिड? ही लेफ्ट गैप्स। उन्होंने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए गैप्स छोड़ दिए, स्टेटिंग दैट दीज एलिमेंट्स विल बी डिस्कवर्ड लेटर ऑन। ये एलिमेंट्स क्या करेंगे? बाद में डिस्कवर होंगे। एंड नॉट ओनली दैट, सिर्फ गैप्स नहीं छोड़े, ही ऑल्सो प्रिडिक्टेड देयर प्रॉपर्टीज। बच्चे उन्होंने अननोन एलिमेंट्स के लिए गैप्स छोड़े, और सिर्फ गैप्स नहीं, उनके उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज भी प्रिडिक्ट की कि जब ये एलिमेंट्स फ्यूचर में डिस्कवर होंगे तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, उनका एटॉमिक मास क्या होगा। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो व्हेन दीज एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड, वो एग्जैक्टली उन गैप्स में फिट हो गए। और जो उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज प्रिडिक्ट की थी, आई विल नॉट से 100% करेक्ट थी, पर उनकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा थी। सो दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ वेरी बिग अचीवमेंट। ओके, तो बच्चे उन्होंने गैप्स कैसे छोड़े? हाउ डिड ही लीव द गैप्स? ये आपको याद रखने पड़ेंगे। अगेन 3 एग्जांपल्स आई विल बी गिविंग यू। अगर आप यहां देखो बच्चे, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के बाद यहां गैलियम है। बच्चे ये तो टेबल में लिखा है, पर बच्चे जो ओरिजिनल मेंडलीफ का टेबल था, गैलियम वाज नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। तो गैलियम के लिए उन्होंने क्या किया? फॉर गैलियम ही लेफ्ट गैप। गैलियम के लिए उन्होंने गैप छोड़ दिया। और बच्चे ये जो गैप छोड़ा था, क्योंकि यहां एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ था गैलियम, सो फॉर दिस गैप उन्होंने बहुत स्पेशल तरीके से नाम रखा। इफ यू सी केयरफुली, गैलियम से पहले क्या है? एल्यूमिनियम। तो बच्चे इन्होंने इस गैप को क्या नाम दिया? एका एल्यूमिनियम। एका एल्यूमिनियम। अब बच्चे व्हाट डू वी मीन बाय एका? एका मीन्स वन इन संस्कृत। एका का क्या मतलब है? संस्कृत में एका का क्या मतलब होता है? वन। सो एका मीन्स वन in Sanskrit. So this is a Sanskrit prefix. Okay, and what do we understand by eka aluminium? Aluminium मेरे से पहले है, before me is aluminium. Number 1 मेरे से पहले क्या है? aluminium. Okay, this is a Sanskrit prefix, eka aluminium. तो eka aluminium is gap, जिसमें आज बचे कौन सा एलिमेंट है? गैलियम। तो ये गैप है eka aluminium. सिमिलरली बच्चे यहां स्कैंडियम लिखा है, Sc, बच्चे ये भी गैप था। अब बच्चे अगर ध्यान से देखो, इससे पहले कौन सा एलिमेंट है? बोरॉन। तो व्हाट डू यू थिंक, इस गैप को उन्होंने क्या नाम दिया होगा? स्कैंडियम के गैप को उन्होंने क्या नाम दिया होगा? क्योंकि गैलियम को तो एका एल्यूमिनियम बोल दिया,
स्कैंडियम के लिए क्या बोलेंगे? एका बोरॉन। ऑल राइट, वेरी गुड, एका बोरॉन, एका बोरॉन। ठीक है। अनदर गैप दैट यू विल सी इज हियर, दिस वन, यहां भी गैप है। अब मुझे बताइए, इससे पहले क्या है? सिलिकॉन। तो इस गैप को आप क्या बोलोगे? What will you call this? It will be called एका सिलिकॉन। All right, very good. This will be called बचे एका सिलिकॉन। तो बचे दिस इज हाउ ही लेफ्ट गैप्स। और बचे जब एका एल्यूमिनियम के लिए उन्होंने गैप छोड़ा तो उसकी प्रॉपर्टीज भी प्रिडिक्ट की। तो बच्चे इसका एग्जांपल एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट। ये देखो, व्हेन ही लेफ्ट द गैप ही नेम्ड इट एज एका एल्यूमिनियम। और इस गैप में बचे बाद में जब एलिमेंट डिस्कवर हुआ तो कौन सा एलिमेंट आया? गैलियम। बच्चे ये आपको याद करना पड़ेगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, यू शुड लर्न दी गैप एलिमेंट्स। मैंने आपको 3 एग्जांपल दिए, एका एल्यूमिनियम इज गैलियम, एका बोरॉन इज स्कैंडियम, एका सिलिकॉन इज जर्मेनियम। ओके, तो बचे एका बोरॉन, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। तो बचे एका बोरॉन के गैप में कौन सा एलिमेंट आया? स्कैंडियम। एका एल्यूमिनियम के गैप में कौन सा एलिमेंट आया? गैलियम। और सिलिकॉन, एका सिलिकॉन के गैप में कौन सा एलिमेंट आया? जर्मेनियम। ओके, ये सारे एका, मतलब दीज आर गैप एलिमेंट्स, इनको याद रखना पड़ेगा आपको। तो बचे व्हाट यू विल सी, जब उन्होंने एका एल्यूमिनियम गैप छोड़ा, व्हेन ही लेफ्ट दिस गैप, एका एल्यूमिनियम गैप छोड़ा, सो ही प्रिडिक्टेड कि इसका मास होगा 68। एंड बिकॉज बचे वो एक पर्टिकुलर ग्रुप का गैप है तो उसका उन्होंने फॉर्मूला भी प्रिडिक्ट किया, इट विल बी E2O3, फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड विल बी ECl3। एंड बचे जब ये एलिमेंट डिस्कवर हुआ गैलियम तो वो इस गैप में फिट हो गया। और इसका देखो रियलिटी में एटॉमिक मास कितना है? 69.7। देखो एरर, देखो कितना कम है। और बचे इसकी वैलेंसी 3 होती है, सो ऑक्साइड फॉर्मूला विल बी Ga2O3 और इसका जो क्लोराइड का फॉर्मूला बनेगा GaCl3। सो बचे प्रॉपर्टीज जो हैं वो मैच हो गई। एंड दिस ही डिड फॉर ऑल अदर गैप एलिमेंट्स, एका बोरॉन स्कैंडियम, एका एल्यूमिनियम गैलियम, एका सिलिकॉन जर्मेनियम। ये आपको याद रखने पड़ेंगे गैप्स, गैप एलिमेंट्स। सो बच्चे दिस इज अगेन कंसिडर्ड अ वेरी गुड अचीवमेंट, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट, कि उन्होंने अननोन एलिमेंट्स के लिए गैप छोड़ दिया। ठीक है, यस आलोक, दैट इज एब्सोल्युटली राइट, अननोन एलिमेंट था ना, तो इसलिए ई यूज कर दिया एका के लिए। इज दैट क्लियर? ऑल राइट, चलो नाउ लेट्स मूव ऑन। बच्चे लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट achievement. बच्चे he left gaps for unknown elements and he even predicted their properties. ये आपकी सेकेंड अचीवमेंट है। थर्ड अचीवमेंट बच्चे इसकी क्या है, इस टेबल की? बच्चे इफ यू लुक एट द टेबल, इस टेबल के अंदर आपको कोई भी नोबल गैस नहीं मिलेगी। देयर आर नो नोबल गैसेस। व्हाट आर नोबल गैसेस? नोबल गैसेस आर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, xenon, radon. These are noble gases. अब बच्चे when you talk about noble gases, जब आप noble gases की बात करते हो बच्चे, noble gases have a valency of 0. इनकी वैलेंसी 0 होती है because their outermost shell is completely filled. तो बच्चे noble gases because they are very less reactive, और बच्चे ये नेचर में बहुत कम क्वांटिटी में मिलते हैं। they were discovered gradually. इनकी डिस्कवरी जो थी ग्रेजुअली हुई in comparison to other elements. So obviously बच्चे मेंडलीफ के टाइम ये एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे। ओके, ये एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे। ओके, these were not discovered.
तो बच्चे अगर आप ध्यान से सोचो, इफ यू थिंक केयरफुली, जानवी, ऑक्सीजन इज नॉट नोबल गैस. Helium, neon, argon, krypton, xenon and radon, they are noble gases. Oxygen is not a noble gas. ऑक्सीजन नोबल गैस की कैटेगरी में नहीं आती. ठीक है, ऑक्सीजन विल नॉट कम अंडर नोबल गैस कैटेगरी. बच्चे जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट अ मोमेंट. ऑलराइट, तो बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट नोबल गैसेस हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है. देयर आउटरमोस्ट शेल इज कंप्लीटली फिल्ड. ओके, सो बच्चे उनका जो आउटरमोस्ट शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है, सो दे हैव नो टेंडेंसी टू रिएक्ट. और ये बहुत कम क्वांटिटी में बच्चे नेचर में मिलते हैं, सो दे वर डिस्कवर्ड वेरी लेट. तो बच्चे वंस दीज नोबल गैसेस वर डिस्कवर्ड, जब ये नोबल गैसेस डिस्कवर हुई तो बच्चे इनके लिए अलग एक जीरो ग्रुप बन गया. इनके लिए अलग एक जीरो ग्रुप बना. ओके, a separate zero group was created. और बच्चे इस जीरो ग्रुप में इनको प्लेस कर दिया गया. ओके, सो बच्चे दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड अचीवमेंट. इसको भी हम एक अचीवमेंट कंसिडर करते हैं, क्योंकि जब ये नोबल गैसेस बाद में आई तो उससे मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल पे कोई असर नहीं पड़ा. उनके लिए एक अलग सेपरेट ग्रुप बन गया, जीरो ग्रुप, उसमें इसको प्लेस कर दिया गया. अब बच्चे आप सोच के बताइए ऐसा क्यों हुआ. क्योंकि बच्चे उन्होंने रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को कंसीडर किया था. और बच्चे रिएक्शन उन्हीं एलिमेंट्स का होता है जिनके अंदर कंप्लीट ऑक्टेट नहीं होता. दे आर नॉट स्टेबल. जीरो ग्रुप में बच्चे दे आर स्टेबल. कंप्लीट ऑक्टेट या डुएट होता है, दे आर स्टेबल. डुएट नहीं बोलेंगे बच्चे, ड्यूप्लेट बोलते हैं. ड्यूप्लेट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो दैट कंडीशन इज कंसिडर्ड स्टेबल. इसलिए बच्चे इसको हम एक अचीवमेंट समझते हैं. आफ्टर डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस अ सेपरेट जीरो ग्रुप वाज क्रिएटेड इन व्हिच दीज एलिमेंट्स वर सेट विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. इज दिस अचीवमेंट क्लियर टू एवरीबॉडी? क्योंकि उन्होंने ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के साथ रिएक्शंस देखे थे, तो नोबल गैस की तो ये टेंडेंसी होती ही नहीं. तो बच्चे उनके टेबल पे नोबल गैसेस की डिस्कवरी का कोई असर नहीं पड़ा. तो दिस इज अ अचीवमेंट. तो बच्चे उनकी 3 अचीवमेंट्स हैं. करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मासेस, लीविंग गैप्स, ओके, लीविंग गैप्स, एंड द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस which did not disturb the original Mendeleev's periodic table. Okay, I'll just write the third achievement for you. After discovery of noble gases, they were placed in a new zero group separately. ओके, इनको एक नए जीरो ग्रुप में क्या किया गया बच्चे? सेपरेटली प्लेस किया गया. ऑलराइट, दे वर प्लेस्ड इन अ न्यू जीरो ग्रुप सेपरेटली. एंड बच्चे वंस दिस वाज डन, जब एक बार ये हुआ तो बच्चे क्या उससे टेबल पे असर पड़ा? दिस डिड नॉट हैव एनी चेंज. This did not have any effect on original Mendeleev's periodic table. ठीक है बच्चे, तो ये एक अचीवमेंट है, क्योंकि बच्चे उन्होंने रिएक्शन विद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को कंसीडर किया था और नोबल गैसेस की वो टेंडेंसी होती ही नहीं. तो जब ये एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो बच्चे उससे मेंडलीफ के टेबल पे कोई असर नहीं पड़ा. सो दिस इज कंसिडर्ड अ अचीवमेंट. क्या ये अब क्लियर है? समझ आ गया? ऑल राइट, ओके. चलो, अब बच्चे हमने अचीवमेंट्स तो बहुत डिस्कस कर ली, बट एज वी ऑलवेज से एवरी कॉइन हैज 2 फेसेस. अभी हमने पॉजिटिव साइड देखा है, अब हमें इसकी लिमिटेशंस डिस्कस करनी है.
अब अच्छा, व्हेन यू टॉक अबाउट लिमिटेशंस, इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं जो बहुत इजीली स्पॉट होती हैं. ऑलराइट, देयर आर सम लिमिटेशंस व्हिच आर इजीली स्पॉटेड, सो आई विल डिस्कस देम वन बाय वन. आपको लिमिटेशंस के एग्जांपल्स याद रखने पड़ेंगे. ओके, सो आई विल बी डिस्कसिंग देम वन बाय वन, एक एक करके हम उनको डिस्कस करेंगे. जस्ट अ मिनट. ऑलराइट बच्चे, दी फर्स्ट लिमिटेशन, जो पहली लिमिटेशन है, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट ओके, लेट मी जस्ट रब दिस ऑफ. ओके ओके, चलो डन. सो बच्चे, दी फर्स्ट लिमिटेशन, बच्चे जस्ट सी दिस ऑर्डर. एक बार ये ऑर्डर देखिए, यहां आपको क्या एरर दिख रहा है? लुक एट द एरर. इज इट इन करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास? क्योंकि बच्चे ये उनका बेसिस था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस पे उन्होंने टेबल को अरेंज करना था. इज द ऑर्डर करेक्ट? नो. व्हाट रॉन्ग डू यू सी? Iron is 55.85, cobalt is 58.93, and nickel is 58.71. The order is not correct. It should have been Fe, nickel, cobalt. Right? तो बच्चे, ये जो लिमिटेशन है जहां सीक्वेंस सही नहीं है, ये सिर्फ एक एग्जांपल नहीं है, आपको और भी बहुत दिखेंगे. इस ऑर्डर को देखिए, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन. What do you observe? क्या यहां ऑर्डर करेक्ट है? 24, 29, 28, यहां भी ऑर्डर में गड़बड़ है ना? गड़बड़ है. ओके, आप चेक करिए. और कोई आप मुझे एग्जांपल दे सकते हैं? एनी अदर एग्जांपल? जो मुझे दिख रहा है, वेनेडियम एंड क्रोमियम, यहां चेक करो. वेनेडियम एंड क्रोमियम 50.94, 50.20. ऑल राइट, वेरी गुड. कॉपर एंड जिंक, देखो अगर गलती ढूंढने को बोला जाए तो फटाफट ही गलतियां निकल रही हैं. कॉपर एंड जिंक. ओके, कॉपर एंड जिंक कैसे बचे? कॉपर एंड जिंक तो करेक्ट ऑर्डर है. Copper and zinc is correct. Tellurium and iodine, yes. Okay, tellurium and iodine 127 and 126.9. तो बच्चे यहां भी आयोडीन पहले आना चाहिए. ओके, एनी अदर? कहीं और आपको दिख रहा हो? 190, 192, 195. दिस इज करेक्ट. 180, 183, 138, 178, 200, 204, 200. ओके, this is ओके. तो बच्चे आपको यहां 3-4 एग्जांपल मिल गए, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन. ऑल राइट, तो बच्चे देखो इतने. कॉपर एंड जिंक बच्चे ऑर्डर सही है. कॉपर एंड जिंक दी ऑर्डर इज करेक्ट, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है. 63.54, 65.37, हियर दी ऑर्डर इज करेक्ट, यहां ऑर्डर सही है. ओके, तो बच्चे आप देखिए, देयर आर सर्टेन प्लेसेस वेयर सीक्वेंस इज नॉट करेक्ट. अब अच्छा, दिस लिमिटेशन इज रेफर्ड टू एज अनॉमलस पेयर्स. इसको हम क्या कहते हैं? अनॉमलस पेयर्स. व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय अनॉमलस पेयर्स? सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर, sequence of increasing order of atomic mass is not correct. All right, पर बच्चे मैं आपको एक छोटा सा मतलब क्वेश्चन आपके सामने पुट करता हूं. एवरीबडी माइट बी हैविंग देयर एनसीईआरटी बुक विद देम. एनसीईआरटी की बुक में बच्चे कोबाल्ट और निकल का ऑर्डर देखो. एनसीईआरटी की बुक में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें आप कोबाल्ट और निकल का ऑर्डर देखो. क्या ये वही सेम ऑर्डर है जो मेंडलीफ ने लिखा है? एटॉमिक मास के हिसाब से तो ऑर्डर गलत हो गया, पर क्या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो ऑर्डर है इसी तरीके से है? चेक करके बताइए. यस, इट इज सेम, यही सेम ऑर्डर है. चेक एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन.
एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन, चेक करके देखिए, सेम ऑर्डर, यस। ओके, चेक वेनेडियम एंड क्रोमियम, वेनेडियम एंड क्रोमियम क्या सेम ऑर्डर है? वेनेडियम, क्रोमियम, V and Cr, is it the same order? Modern periodic table, same, yes. Okay, check this one also, tellurium and iodine, Te, iodine का चेक करिए ऑर्डर, यस, सेम। तो बच्चे अब मुझे आप जरा सोच के बताओ कि ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। हम कह रहे हैं कि ये सीक्वेंस गलत है एटॉमिक मास के बेसिस पे, है ना, है ना। अच्छा क्वेश्चन कि ये क्या हुआ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तो ये ऑर्डर बिल्कुल सही है, जिनको हम अनॉमलस पेयर्स कह रहे हैं एटॉमिक मास के बेसिस पे। तो बच्चे व्हाई डू यू थिंक मेंडलीफ डिड दिस? मेंडलीफ ने अगर ये गलती की है तो क्यों की है, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? व्हाट डिड ही थिंक? इतना बड़ा एरर तो हो नहीं सकता ना कि उन्हें मैथमेटिक्स नहीं आती, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं आता। इसको हम लिमिटेशन तो काउंट करते हैं क्योंकि बच्चे उन्होंने एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज किया टेबल, तो उन्होंने ये गलती क्यों कर दी? बच्चे एक्चुअली अगर आप इसको क्रिटिकली सोचो ना, इट शुड नॉट बी थॉट ऑफ एज अ लिमिटेशन, इसको लिमिटेशन नहीं सोचना चाहिए। यस अनिशा, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ही गेव प्रेफरेंस टू केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर बच्चे वो एटॉमिक मास के बेसिस पे उन्हें अरेंज कर रहे थे तो प्रॉपर्टीज की ग्रेडेशन सही नहीं थी, प्रॉपर्टीज की जो आप कहते हैं ना ग्रेजुअल चेंज, उसका ऑर्डर सही नहीं था। तो उन्होंने कहीं कहीं जगह पे इसको आगे पीछे कर दिया, केमिकल प्रॉपर्टीज को इंपॉर्टेंट समझा, पर देखो हम इसको लिमिटेशन कंसीडर कर रहे हैं। एटलीस्ट ही वाज नॉट लाइक न्यूलैंड कि सिर्फ नेचर में 56 एलिमेंट्स होते हैं जस्ट टू मेक हिज टेबल करेक्ट, 7 8 are 56, 8 7 नोट्स ऑफ म्यूजिक, ऐसा तो नहीं किया उन्होंने अपना रूल ही तोड़ दिया। पर देखो हम उसको लिमिटेशन काउंट करते हैं, तो वी शुड थिंक क्रिटिकली ऑल्सो कि ऐसी गलती कैसे कर दी उन्होंने, बिकॉज ही गेव प्रेफरेंस टू केमिकल प्रॉपर्टीज। पर बच्चे इसको आप लिमिटेशन ही काउंट करोगे क्योंकि उनका टेबल एटॉमिक मास के बेस पे भी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, तो वहां ये सीक्वेंस गड़बड़ हो जाएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? कोबाल्ट और निकल, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन, ये दो एग्जांपल तो बच्चे आपको याद रखने पड़ेंगे। दिस इज अ वेरी क्रिटिकल लिमिटेशन, अगर आप समझ के देखो तो इसको लिमिटेशन नहीं कंसीडर करना चाहिए, पर हम उनके बेसिस के हिसाब से इसे लिमिटेशन कंसीडर कर रहे हैं। चलो, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट लिमिटेशन, अगले लिमिटेशन पे चलते हैं। बच्चे जस्ट लुक एट ग्रुप वन में ही आपको समझ आ जाएगा। ग्रुप वन में बच्चे हमारे पास दो सब ग्रुप्स है, सब ग्रुप ए, सब ग्रुप बी। अब बच्चे इफ यू केयरफुली लुक, सब ग्रुप ए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और बच्चे उसके साथ ही जो सब ग्रुप बी है, सब ग्रुप बी में है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। बच्चे व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है तुम्हें, क्या ये ग्रुपिंग ठीक है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, they are in subgroup A, and subgroup B you have copper, silver and gold. Do you think their properties match? Yes, okay Alok, that is also absolutely right. हाइड्रोजन को मेटल्स के साथ प्लेस किया हुआ है, हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, इट इज प्लेस्ड विद एल्कली मेटल्स, एल्कली एंड नोबल मेटल्स के साथ प्लेस किया है। तो हाइड्रोजन की जो पोजीशन है, ओके, हाइड्रोजन की जो पोजीशन है एनॉमलस है। एनॉमलस का क्या मतलब होता है बच्चे? गलत है इसकी पोजीशन, क्योंकि बच्चे यहां सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के फॉर्मूला के हिसाब से देखा गया है, तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ तो रिएक्ट नहीं करेगा। हमने इसका वाटर के साथ फॉर्मूला देखा,
H2O और इसको ग्रुप 1 में प्लेस कर दिया। ओके, पर बच्चे इसकी पोजीशन एनॉमलस क्यों हो गई? क्योंकि ये मेटल्स के साथ आ गया। तो इट वुड हैव बीन बेटर अगर हम इसको यहां प्लेस करते, हैलोजेंस के ऊपर, हियर। ऑलराइट, सो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज एनॉमलस, इट इज प्लेस्ड अलोंग विद मेटल्स। क्या सबको ये लिमिटेशन क्लियर है? बताइए, इज दिस लिमिटेशन क्लियर टू एवरीबडी? हाइड्रोजन इज प्लेस्ड विद मेटल्स, तो इट्स पोजीशन इज एनॉमलस। ओके, एक्चुअली मैं आपको दूसरी लिमिटेशन समझाना चाहता था, पर आपको हाइड्रोजन देख के एकदम से आपके दिमाग में स्ट्राइक हुआ, तो आपने वो पिक कर लिया आंसर। इसी सब ग्रुप्स में एक और लिमिटेशन है बच्चे, सी। हाइड्रोजन कैसे 7th ग्रुप में असेंडिंग एटॉमिक मास का रूल चेंज करेगा? बच्चे ये जो हाइड्रोजन है, अगर मैं इसको उठा के यहां ले आऊं, तो हाइड्रोजन का मास क्या है? इट इज 1.008। तो मैंने तो ऐसे ही चलना है ना, इधर की साइड ही जाऊंगा ऐसे, तो हाइड्रोजन, उसके बाद लिथियम आ गया। ऑलराइट, ओके। अब बच्चे देखिए, सब ग्रुप ए और बी में ही देखिए, यू हैव लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। बच्चे दीज आर ऑल एल्कली मेटल्स, दीज आर ऑल एल्कली मेटल्स। ये सब एल्कली मेटल्स हैं विच आर वेरी रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। और बच्चे उन्हीं के सब ग्रुप बी में देखो, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। बच्चे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड आर नोबल मेटल्स, इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है? वेरी लो। अब बच्चे हाउ इन द वर्ल्ड यू कैन कीप देम इन सेम सब ग्रुप्स, सॉरी इन सेम ग्रुप। एक सब जो सेम ग्रुप का जो पहला सब ग्रुप है उसमें एल्कली मेटल्स हैं जो बहुत रिएक्टिव है, और जो दूसरा सब ग्रुप है उसमें क्या है? नोबल मेटल्स हैं। और नोबल मेटल्स जो हैं बच्चे, उनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है। आप उनको कैसे प्लेस कर सकते हो? तो बच्चे डिसिमिलर एलिमेंट्स, एलिमेंट्स विद डिसिमिलर प्रॉपर्टीज वर केप्ट इन सेम ग्रुप। ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है। समझ आ गई बात? इज इट क्लियर? एलिमेंट्स विद डिसिमिलर प्रॉपर्टीज वर केप्ट इन सेम ग्रुप। अगर आप यहां देखिए बच्चे, लेट्स सी हियर। ओके, यहां देखो ध्यान से, फ्लोरीन, जस्ट अ मोमेंट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बच्चे दीज आर ऑल हैलोजेंस, हैलोजेंस। और यहां देखो, मैंगनीज, टेक्नीशियम। बच्चे ये मेटल्स हैं। अगेन मेटल्स आर प्लेस्ड विद नॉन मेटल्स, तो डिसिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स एक साथ आ गए, होगी ना गड़बड़? तो बच्चे डिसिमिलर एलिमेंट्स को क्या किया गया? साथ में रख दिया गया। ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। ओके, जैसे अगर आप देखो जिंक, कैडमियम, मर्करी, दे शुड हैव बीन प्लेस्ड विद मैंगनीज एंड टेक्नीशियम, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है। पर बच्चे एटॉमिक मास के बेस पे रखा है, इसलिए ये गड़बड़ है। एटॉमिक मास के बेसिस पे रखा है, इसलिए ये गड़बड़ है। डिसिमिलर एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप्स। क्या सबको ये समझ आ गया? इज दिस क्लियर? ऑल राइट, ओके। चलो अब बात करते हैं बच्चे फोर्थ लिमिटेशन की। लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ लिमिटेशन। बच्चे देयर इज नो सेपरेट स्लॉट फॉर आइसोटोप्स, नो सेपरेट स्लॉट्स फॉर आइसोटोप्स। अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट आइसोटोप्स, जब आप आइसोटोप्स की बात करते हो, व्हाट आर आइसोटोप्स? व्हाट आर आइसोटोप्स? बच्चे आइसोटोप्स क्या होते हैं? दे आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, atoms of same element, atoms of same element having different atomic mass. All right, बच्चे they are atoms of same element having different atomic mass.
एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं जिनके अलग अलग एटॉमिक मास होते हैं बच्चे। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, H11, H12, H13। ओके, पर बच्चे अगर आप मेंडलीफ का टेबल देखो, यस आलोक, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। प्रोटियम, प्रोटियम ये है H11, ड्यूट्रियम है H12, ट्रिटियम है H13। पर बच्चे मेंडलीफ के टेबल में क्या हुआ, क्या इनको सेपरेट पोजीशन दी गई है? चेक करिए। हाइड्रोजन का 1.008 लेके एवरेज एक ही पोजीशन दे दी। पर बच्चे कहानी ये है कि जब हम मास नंबर को कंसीडर कर रहे हैं या एटॉमिक मास को कंसीडर कर रहे हैं, तो बच्चे हम आइसोटोप्स को अलग पोजीशन क्यों नहीं दे रहे? तो यहां आइसोटोप्स के लिए कोई सेपरेट स्लॉट नहीं है, तो इसको हम एक और लिमिटेशन कंसीडर करते हैं। तो अगर आप ध्यान से सोचो, इसके अंदर एटलीस्ट 4 लिमिटेशंस तो हैं, 4 बड़ी लिमिटेशंस। Alright, there are 4 limitations. First is position of hydrogen with alkali metals. Second is anomalous pairs where sequence of atomic mass is not correct. Third, elements with dissimilar properties are kept together, like in group 1, subgroup A and subgroup B. And fourth is no separate slots for isotopes. These are 4 limitations. ये 4 limitation है बचे। ये 4th लिमिटेशन है बचे मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में। बचे आलोक, हाउ 4th लिमिटेशन इज इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तो ये लिमिटेशन दूर हो गई आइसोटोप की, बिकॉज बचे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर तो यूनिक होता है। तो ये जो मास वाली लिमिटेशन है, आइसोटोप वाली लिमिटेशन है, ये तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में रिमूव हो गई, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर and atomic number is unique. You don't see this problem in modern periodic table. Clear? अच्छा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मास की तो कोई गड़बड़ी नहीं है, एटॉमिक नंबर के बेस पे है। तो बच्चे वहां आइसोटोप्स की जो ये यहां लिमिटेशन है वहां सॉल्व होगी। ठीक है बच्चे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स क्यों शो करने हैं? वहां तो एटॉमिक नंबर के बेस पे आपको सिंबल लिखना है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो वहां आइसोटोप्स को अलग अलग क्यों दिखाना है? कार्बन के 2 आइसोटोप्स हैं, पर उसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो उस हिसाब से उसको एक पोजीशन दे देंगे। क्या ये चीज क्लियर है सबको? ये लिमिटेशंस एंड अचीवमेंट समझ आ गए एवरीबॉडी? ओके, चलो, ऑल राइट। So बच्चे, this sums up, concludes Mendeleev's periodic table. Okay, Mendeleev के जो periodic table है वो यहाँ conclude हो गए हैं। Okay. Okay, चलो। Alright, अब बच्चे हम चलेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे। बच्चे ऑब्वियसली व्हेन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वाज गिवन, अभी तक हमने सबने एटॉमिक मास को ही कंसीडर किया है, पर बच्चे ग्रेजुअली विद फर्दर ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस इट वाज ऑब्जर्व्ड कि एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर, इट इज मोर सूटेबल। तो बच्चे दिस वाज प्रूव्ड बाय हेनरी मॉजले। It was proved in Henry Moseley in year 1913 that atomic number, it is more fundamental property than its atomic mass. बच्चे अगर आप किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर देखते हो ना, it is unique and it decides the property, chemical properties also of an element. So this was proved by Henry Moseley, and based on this observation, बच्चे जो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ था, बच्चे मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, इट वाज बेस्ड ऑन मास, इट वाज लेटर ऑन मॉडिफाइड इनटू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ।
बच्चे अब जो हम लॉ यूज करते हैं उसको हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ हैज बीन मॉडिफाइड। मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ बच्चे मास के ऊपर बेस्ड था, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। तो बच्चे अब इसकी स्टेटमेंट हम कैसे लिखते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, दे आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को हम कैसे स्टेट करते हैं बच्चे? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, properties of elements are periodic function of their atomic number। अगर आप किसी भी एलिमेंट को देखते हो उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो उसके एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन होता है। क्या ये चीज क्लियर है सबको? इज दिस क्लियर? और बच्चे आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाई एटॉमिक नंबर इज कंसिडर्ड मोर स्टेबल। बेटा आप मुझे सोच के बताइए कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, एटॉमिक नंबर इज कंसिडर्ड मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी, इट इज कंसिडर्ड मोर सुटेबल, प्रेफरेबल, रीजन? यस आलोक, इट इज यूनिक। यूनिक तो है, पर बच्चे एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हम क्या करते हैं? वी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। On the basis of atomic number, we write the electronic configuration. And बच्चे, can you clarify what electronic configuration decides? Electronic configuration से क्या decide होता है? Electronic configuration means what? Distribution of electrons. Very good. So electronic configuration will decide valency. और बच्चे valency के basis पे क्या होता है? Chemical properties decide होंगी। कैसे? अगर बच्चे एलिमेंट स्टेबल है, अगर उसके पास ऑक्टेट या डुप्लेट है तो वो केमिकल रिएक्शन दिखाएगा ही नहीं। पर अगर बच्चे उसका ऑक्टेट पूरा नहीं है तो वो केमिकल रिएक्शंस दिखाएगा। रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा भी हो सकती है, रिएक्टिविटी कम भी हो सकती है, उसकी बॉन्डिंग एटसेट्रा। इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज डिसाइडेड बाय एटॉमिक नंबर। ओके, so this is the reason atomic number is considered more preferable। क्या ये चीज क्लियर है? इज दिस क्लियर? ओके बच्चे, एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा जो है केमिकल प्रॉपर्टीज पे इफेक्ट डालता है, दिस इज द रीजन इट इज कंसिडर्ड मोर सुटेबल। ओके चलो, अब बच्चे व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ये देखो। All right, this is the question I've already asked you. How were positions of cobalt and nickel resolved in modern periodic table? अगर बच्चे आप on the basis of atomic number देखो तो their order is absolutely right. How were positions of isotopes decided in modern periodic table? बच्चे isotopes का यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि यहाँ atomic number भी बेसिस को लिया गया, तो आइसोटोप की जो प्रॉब्लम मेंडलीफ में थी वो सॉल्व हो गई। Is it possible to have an element with atomic number 1.5 placed between hydrogen and helium? आपको लगता है बच्चे कोई एलिमेंट आएगा जिसका एटॉमिक नंबर 1.5 होगा? Do you think it's possible? No. बच्चे, it is not possible. Atomic numbers always are a whole number. Okay. Where do you think should hydrogen be placed in? Okay, ये क्वेश्चन तो हम बाद में ही एक्सप्लेन करेंगे। तो बच्चे सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चे, आई एम गोइंग टू क्विकली डिस्कस विद यू, जस्ट अ मोमेंट। आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन अ पीरियोडिक टेबल। आपकी जो एनसीईआरटी की बुक में उसकी ओरिएंटेशन थोड़ी अलग है, सो आई विल बी यूजिंग माय ओन पीरियोडिक टेबल। ऑल राइट बच्चे, कैन यू सी द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? आपकी जो एनसीईआरटी की बुक में है उसकी ओरिएंटेशन थोड़ी सी अलग है, तो मैं इसलिए इसको इस टेबल को यूज कर रहा हूं। ओके आलोक, इट इज नॉट एज कॉम्प्लेक्स एज मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मुझे तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है, सब ग्रुप ए, सब ग्रुप बी एंड सो ऑन। ओके, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज फार इजी। इसमें प्रॉपर्टी को समझना, मेमोराइज करना बहुत आसान है। अभी इसको देखते हैं, अभी आपको ये चीज रियलाइज हो जाएगी। ओके तो बच्चे, लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड हाउ दिस टेबल इज अरेंज्ड। बच्चे,
as Mendeleev's periodic table was based on atomic mass, modern periodic table is based on atomic numbers. और बच्चे इसके अंदर भी दो एलिमेंट, दो इसके आप कह सकते हो कंपोनेंट्स हैं. फर्स्ट इज ग्रुप्स. कैन एनीबडी टेल मी व्हाट आर ग्रुप्स? हमने मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में भी ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किया था. व्हाट आर ग्रुप्स? ग्रुप्स आर वर्टिकल कॉलम्स. तो बच्चे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी वर्टिकल कॉलम्स हैं. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी वर्टिकल कॉलम्स हैं. ओके, कितने वर्टिकल कॉलम्स हैं? देखो यहां से शुरू करो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. अरे बाप रे, कितने ग्रुप्स हो गए? 18. ऑल राइट, सो वी हैव 18 वर्टिकल कॉलम्स और 18 वर्टिकल ग्रुप्स. तो यहां नंबर हो गया 18. अब आपके दिमाग में एक बात आएगी, अरे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कितने थे ग्रुप्स? 8. और यहां हो गए 18. राइट बच्चे, आपको यहां एक चीज है जो समझनी है. मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में बचे थे ग्रुप्स 1 to 7. राइट, and group number 1 to 7 they were further divided into subgroup A, subgroup B. तो बच्चे हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या किया? टेबल को एक्सपैंड कर दिया. मेंडलीव का टेबल कंडेंस था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज एक्सपैंडेड, लॉन्ग फॉर्म. तो अगर बच्चे ग्रुप 1 to 7 में दो सब ग्रुप्स हैं तो इसको मल्टीप्लाई करके देखिए. 7 2s are 14. तो 14 ग्रुप्स तो यहां बन गए. उसके बाद बचे जो 8th ग्रुप था, ग्रुप नंबर 8. ग्रुप नंबर 8 में 3 एलिमेंट्स की सीरीज थी. वो देखो यहां अलग हो गए, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल. तो ये 3 ग्रुप्स बन गए. तो बचे 14 + 3 कितने होते हैं? 17. कैन एनीबडी टेल मी 17 ग्रुप्स तो हमने बचे मेंडलीव के टेबल से ही निकाल लिए. 18 ग्रुप कौन सा आया? 18th ग्रुप कौन सा आया? कैन एनीबडी टेल मी? 17 ग्रुप्स तो हमने मेंडलीव के टेबल से ही निकाल दिए. बचे दैट इज नोबल गैसेस, 0 ग्रुप. जो नोबल गैसेस आए ना 0 ग्रुप, वो यहां एक ऐड हो गया, दैट्स इक्वल टू 18. तो बच्चे डोंट बी कंफ्यूज्ड कि मेंडलीव में तो सिर्फ 8 ही ग्रुप्स थे, यहां तो 18 हो गए, ऐसे कैसे हो गया? बच्चे हमने क्या किया? मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को एक्सपैंड कर दिया. इसमें कोई सब ग्रुप्स नहीं है. तो मेंडलीव के टेबल से तो 17 ग्रुप हमें सीधा ही मिल गए, 17 ग्रुप्स. 18th ग्रुप हमारा नोबल गैसेस का बन गया. ये चीज क्लियर है सबको? एंड ग्रेजुअली जैसे एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए, दे वर एडेड. आई जस्ट वांट टू शो यू, अगर आप थोड़ा सा इमेज को क्लियरली देख पाए, यहां देखो क्या लिखा है यहां, 5A. बच्चे व्हाट डज 5A मीन? 5A का क्या मतलब है? दिस इज ग्रुप 5 सब ग्रुप A. किसके अंदर? मेंडलीव के टेबल के अंदर. ऊपर ग्रुप 15 लिखा है पर नीचे 5A लिखा है. दैट मींस दिस इज ग्रुप 5 सब ग्रुप A ऑफ मेंडलीव टेबल. ये देखो ग्रुप 16 सब ग्रुप 6A, 7A, 3rd A. यहां देखिए 8th, देखो लिखा हुआ है ना. कैन यू सी? थोड़ी सी इमेज ब्लर है तो आपको ये कहां क्या दिखेगा? जो हमारे मेंडलीव के सब ग्रुप में बचे वो यहां आ गए हैं सारे. And this is the reason it is also known as long form of periodic table. For this reason, बच्चे modern periodic table is also known as long form or expanded form. अगर बच्चे आपसे ये चीज पूछी जाती है why it is known as expanded form, इसमें बच्चे कोई सब ग्रुप्स नहीं है जैसे मेंडलीव के टेबल में थे. यहां सिर्फ इंडिविजुअल ग्रुप्स और पीरियड्स हैं. सो इट इज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल और एक्सपैंडेड फॉर्म. क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? Is this clear? All right, चलो अब बच्चे लेट्स क्विकली टॉक अबाउट पीरियड्स. कितने पीरियड्स हैं बच्चे? इफ यू केयरफुली सी, अब पीरियड्स में भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. पीरियड्स आर हॉरिजॉन्टल रोज लाइक दिस. तो बच्चे कितने पीरियड्स हैं काउंट करिए. पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, ऐसे चलना है. पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 4,
पीरियड नंबर 5, पीरियड नंबर 6, पीरियड नंबर 7, और ये क्या है 8 और 9? व्हाट डू यू थिंक? नो, दे आर पीरियड, दे आर पार्ट ऑफ पीरियड नंबर 6 एंड 7 ओनली। बच्चे ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे 56 के बाद यहां लिखा है 57 to 71, 57 to 71। बच्चे 57 to 71 नीचे प्लेस कर दिए गए हैं, और ये बच्चे कितने एलिमेंट्स है 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। बच्चे यहां लैंथनम आ जाएगा, लैंथनम इज 57। 57 के बाद 58 से लेके 71 तक जो एलिमेंट्स हैं उनको नीचे प्लेस किया गया है, और इस सीरीज को हम कहते हैं लैंथनाइड सीरीज। What is this series known as? This is known as lanthanide series. Why this is known as lanthanide series? ये 57 के बाद वाले 14 एलिमेंट्स हैं जिनको हमने नीचे प्लेस कर दिया। अब आपके दिमाग में ये बात आएगी इनको नीचे क्यों प्लेस किया है, Why they are placed below? क्योंकि बच्चे इन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज की ग्रेडेशन है वो मेन टेबल के साथ मैच नहीं करती। अगर आप इनको 6 पीरियड में रखते तो पहली प्रॉब्लम क्या होती, ऐसे करके टेबल ऐसे जिगजैग बन जाता, ऊपर से तो ऐसे आ रहा है, नीचे ये ऐसे हो जाता जिगजैग, तो ग्रेडेशन की प्रॉब्लम हो जाती, प्रॉपर्टी कैसे स्टडी करोगे। सेकेंडली ये जो नीचे के सीरीज के एलिमेंट्स है बच्चे उनकी प्रॉपर्टीज मेन टेबल के एलिमेंट्स के साथ मैच नहीं करती, तो इसलिए उनको नीचे प्लेस किया गया। तो बच्चे लैंथनाइड सीरीज इज पार्ट ऑफ 6 पीरियड। 7th पीरियड देखो बच्चे 89, 89 इज एक्टिनियम। उसके बाद 90 से लेके 103 तक 14 एलिमेंट्स नीचे रखे हैं, इसको कहते हैं एक्टिनाइड सीरीज। व्हाट इज दिस नोन एज? दिस इज नोन एज एक्टिनाइड सीरीज। ओके, दिस इज नोन एज एक्टिनाइड सीरीज। ओके, yes Alok, today we are just going to discuss the setup of the table. Next time I'll pick up a clearer image. ये मेरे पास पड़ी थी तो इतनी क्लियर नहीं है, पर सेटअप हमें समझ आता है कि टेबल कैसे सेटअप है। ऑलराइट, I'll use your table, don't worry, but I'll use that in the next class. अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है। ऑलराइट, सो बच्चे जो नीचे की सीरीज है एक्टिनाइड सीरीज, इट इज पार्ट ऑफ 7th पीरियड। ओके, so we have only 7 periods, ये चीज याद रखनी है। Is this clear to everybody? सबको समझ आ गया? All right, okay, चलो अब बच्चे यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है। If I look at number of periods, अगर मैं number of periods देखूं, okay, look carefully. Period number 1, it is the shortest. Okay, मैं यहां लिख देता हूं, period number 1 is the shortest period. Period 1, it is shortest period. Reason, it has only 2 elements, इसके अंदर सिर्फ 2 elements हैं। Then period 2 and 3, they are known as short periods. क्यों? They have 8 elements each. Then बचे period 4 and 5. They are known as long periods. Why they are known as long periods? क्योंकि इनके अंदर बचे कितने एलिमेंट्स हैं? 18 elements each. Then period 6 and 7, they are known as longest periods. What do we understand by the term longest periods? They have 32 elements each. 32 कैसे? How period 6 and 7 are having 32 periods? Sorry, 32 elements. देखो, मेन टेबल में 18 और नीचे वाला जो सीक्वेंस है उसमें 14, तो 18 plus 14 कितना होता है बच्चे? 32. So period 6 and 7, they are longest periods. They each have 32 elements.
यस, लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स वो एड अप हो जाएंगे। ओके और बच्चे ये जो गैप है ना, ये जो मैं एलिमेंट्स का मैं नंबर लिख के दे रहा हूं, ये एक पर्टिकुलर गैप है जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आएगा। 2 8 8 18 18 32 32। दिस इज बेस्ड ऑन एडिशन ऑफ शेल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और बच्चे इसी बेसिस पे हम प्रॉपर्टीज डिसाइड करेंगे। ऑन दिस बेसिस वी विल डिसाइड द प्रॉपर्टीज which are known as trends. Okay, तो बच्चे नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? विल बी पिकिंग अप ट्रेंड्स। व्हाट आर ट्रेंड्स? ट्रेंड्स आर ग्रेजुअल चेंजेस इन प्रॉपर्टीज अक्रॉस द पीरियड डाउन द ग्रुप, ये हम पिक करेंगे। विल बी पिकिंग अप अचीवमेंट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इन आवर नेक्स्ट क्लास। बच्चे नेक्स्ट क्लास में हम ट्रेंड्स पिक करेंगे, अचीवमेंट्स पिक करेंगे एंड लिमिटेशंस पिक करेंगे, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी एबल टू कंप्लीट द चैप्टर। ठीक है, चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। ऑलराइट, क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके बच्चे, I don't know whether you are aware or not, just before I started the class somebody in the WhatsApp group sent me a circular जहां सीबीएसई ने सर्कुलर इश्यू किया है, योर बोर्ड एग्जाम्स आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 26th of April। यस, ओके, आलोक को पता है। तो 26th of April टर्म 2। ऑलराइट, ओके, सो अगर हम देखें तो स्टिल वी हैव सम टाइम लेफ्ट एंड दीज आर गोइंग टू बी ऑफलाइन। बच्चे इट इज, आई डोंट थिंक सो दिस टाइम इट इज अ होक्स, इट इज एक्यूरेट, क्योंकि बच्चे उसके ऊपर अगर आप देखोगे तो आपको सीबीएसई का नंबर सब कुछ दिखाई देगा। ठीक है ना? ऑलराइट, ओके, चलो। यस सिमरन एंड नव्या, आई गॉट योर पॉइंट। यू माइट बी थिंकिंग कि सर हैंड रिटन नोट्स क्यों नहीं लिख रहे हैं आजकल? क्योंकि बच्चे मेरा ये परसेप्शन था कि हमारे पास टाइम कम है, सिलेबस हमें ज्यादा कंप्लीट करना है, क्योंकि मेरी थिंकिंग थी कि मार्च तक हमें सिलेबस खत्म करना है क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाएंगे। बट नाउ बच्चे इट हैज बीन पुश टू April 26th। तो अब हमारे पास टाइम है। आपके दिमाग में यही बात आ रही होगी ना, सर क्यों नहीं नोट्स लिख रहे हैं? बच्चे उसके पीछे रीजन ये था, मेरे माइंड उसमें टाइम लगता है थोड़ा सा, तो मुझे ये था कि सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना है। तो बच्चा दिस इज द रीजन मैं एनसीईआरटी की बुक खोल के आपको फटाफट सिलेबस समझा रहा था। नाउ वी हैव टाइम, so then we can come to our own। okay, yeah Navya, I understand that, but bache Navya, you can please go on to the video YouTube maths online। I think already that video is uploaded। is it uploaded? previous class की video upload हो गई है? yes Simran, not okay, I understand not written properly। ठीक है, मेरी तो ये परसेप्शन था कि टाइम कम है तो मुझे सिलेबस थोड़ा जल्दी कराना था, एंड दैट इज द रीजन आई स्टार्टेड पिकिंग अप पीडीएफ्स एंड देन राइटिंग ऑन देम क्विकली। नो वरीज, सो विल बी गोइंग बैक टू आवर ओरिजिनल स्टाइल ऑफ टीचिंग। ओके, I'll just confirm from sir whether that video is not uploaded or not। no worries, अब तो बचे हमारे पास टाइम है, we can again pick that chapter। वो तो कभी दिक्कत ही नहीं होगी ना, रिवीजन में एक बार फिर पिक कर सकते हैं उसको। now we have time। 26th April means थोड़ा सा स्लो हो सकते हैं, no hurries। ओके, मेरा ये थॉट प्रोसेस था कि अगर मार्च के आसपास कहीं या पेपर शुरू हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। सो नाउ वी हैव टाइम, नो वरीज। 26 अप्रैल मतलब वी स्टिल हैव व्हाट, टुडे इज Feb 9th, so whole of March and complete April, you can say about 30-40 days are left। yeah, a lot of time। chalo, no problems। चलो, all right everybody, please revise it through। I hope आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगे। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर।
अ वेरी स्कोरिंग चैप्टर ऑल्सो। अगर आप ध्यान से पढ़ो ना तो ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग है। चलो, ऑल राइट बेटा, आई विल बी एंडिंग द सेशन हियर। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास।